नमस्कार दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनेंगे जो प्रेमचंद्र द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी है जिसका शीर्षक है प्रेम की होली। यह कहानी मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक रूढ़ियों के बीच संघर्ष को दर्शाती है जो विधवा जीवन की विवशता पर प्रकाश डालती है और दमित भावनाओं और सच्ची प्रेम की जीत की कहानी बताती है। तो आइए शुरू करते हैं रचना की आवाज़ में। गंगी का 17वीं साल था। वह 3 साल से विधवा थी और जानती थी कि मैं विधवा हूँ। मेरे लिए संसार के सुखों के द्वार बंद हैं। फिर वह क्यों रोए और क्यों कल्पे? मेले से सभी तो मिठाई के दाने और फूलों के हार लेकर नहीं लौटते ना। कितनों ही का तो मेले की सजी हुई दुकानें और उन पर खड़े नर नारी देखकर ही मनोरंजन हो जाता है। गंगी खाती पीती थी, हंसती बोलती थी। किसी ने उसे मुंह लटकाए अपने भाग्य को रोते नहीं देखा। घड़ी रात को उठकर गोबर निकालकर गाय बैलों को सानी देना, फिर उपले पाथना उसका नित्य का नियम था। तब वह अपने भैया को गाय दूहने के लिए जगाती थी। फिर कुएं से पानी लाती, चौके का धंधा शुरू हो जाता। गांव की भावजें उससे हंसी करती, पर एक विशेष प्रकार की हंसी छोड़कर। सहेलियां ससुराल से आकर उससे सारी कथा कहती, पर एक विशेष प्रसंग बचाकर। सभी उसके वैधव्य का आदर करते थे। जिस छोटे से अपराध के लिए उसकी भावज पर कुर्सियां पड़ती, उसकी माँ को गतलैयां मिलती, उसके भाई पर मार पड़ती, वह उसके लिए क्षम्य था। जिसे ईश्वर ने मारा है उसे क्या कोई मारे? जो बातें उसके लिए वर्जित थीं उनकी ओर उसका मन ही न जाता था। उसके लिए उसका अस्तित्व ही न था। जवानी के इस उमड़े हुए सागर में मतवाली नहरें न थीं, डरावनी गरज न थी, अचल शांति का साम्राज्य था। होली आई। सबने गुलाबी साड़ियाँ पहनी। गंगा की साड़ी ना रंगी गई। माँ ने पूछा, बेटी तेरी साड़ी भी रंग दूं? गंगी ने कहा, अम्मा यूं ही रहने दो। भावज ने फाग गाया। वह पकवान बनाती रही। उसे इसी में आनंद था। तीसरे पहर दूसरे गांव के लोग होली खेलने आए। यह लोग भी होली लौटाने जाएंगे। गांव में यही परस्पर व्यवहार है। मैकू महतो ने भंग बनवा रखी थी। चरस गांजा माजून सब कुछ लाए थे। गंगी ने ही भंग पीसी थी। मीठी अलग बनाई थी, नमकीन अलग। उसका भाई पिलाता था, वह हाथ धुलाती थी। जवान सिर के नीचे किए पीकर चले जाते थे। ये गंगी से कुछ पूछ लेते, अच्छी तरह से होना बेटी, या चुहल करते। क्यों री गंगिया, भावज तुझे खाना देती है क्या, जो इतनी दुबली पतली हो गई है? गंगिया हंसकर रह जाती। देह क्या उसके बस की थी? न जाने क्यों वह मोटी हुई थी। भंग पीने के बाद भांग गाने लगे। गंगिया अपनी चौखट पर खड़ी सुन रही थी। एक जवान ठाकुर गा रहा था। कितना अच्छा स्वर था, कैसा मीठा। गंगिया को बड़ा आनंद आ रहा था। माँ ने कई बार पुकारा, सुन जा। वह न गई। एक बार गई भी थी तो जल्दी से लौट आई। उसका ध्यान उसी गाने पर था। न जाने क्या बात उसे खींच लेती थी, बांध लेती थी। जवान ठाकुर भी बार बार गंगिया की ओर देखता और मस्त हो होकर गाता। उसके साथ वालों को आश्चर्य हो रहा था, ठाकुर को यह सिद्धि कहाँ से मिल गई। वह लोग विदा हुए तब भी गंगिया चौखट पर खड़ी थी। जवान ठाकुर ने भी उसकी ओर देखा और चला गया। गंगिया ने अपने बाप से पूछा, कौन गाता था दादा? मैकू ने कहा, कोठार के बुद्धू सिंह का लड़का है, गरीब सिंह। बुद्धू रीति व्यवहार में आते जाते थे। उनके मरने के बाद अब वही लड़का आने जाने लगा। गंगी
यहाँ तो पहले पहल आया है ना? मैकू, हाँ, और तो कभी नहीं देखा। मिजाज बिल्कुल बाप का सा है और वैसी ही मीठी बोली है। घमंड को तो छूकर ही नहीं गया। बुद्धू के बखार में अनाज रखने की जगह ना थी, पर चमार को भी देखते तो पहले हाथ उठाते। वही इसका स्वभाव है। गोरू आ रहे थे। गंगी पगहिया लेने भीतर चली गई। वही स्वर उसके कानों में गूंज रहा था। कई महीने गुजर गए। एक दिन गंगी गोबर पाथ रही थी। सहसा उसने देखा वही ठाकुर सिर झुकाए उसके द्वार से चला जा रहा था। वह गोबर छोड़कर उठ खड़ी हुई। घर में कोई मर्द ना था, सब बाहर चले गए थे। यह कहना चाहती थी कि ठाकुर बैठो, पानी पीते जाओ, पर उसके मुख से बात ना निकली। उसकी छाती कितने जोर से धधक रही थी। उसे एक विचित्र घबराहट होने लगी। क्या करे, कैसे उसे रोक ले? गरीब सिंह ने उसकी ओर एक बार ताका और फिर आंखें नीची कर ली। उस दृष्टि में क्या बात थी कि गंगी के रोए खड़े हो गए। वह दौड़ी और घर में कहीं और माँ से बोली, अम्मा, वह ठाकुर जा रहे हैं, गरीब सिंह। माँ ने कहा, किसी काम से आए होंगे। गंगी बाहर आई तो ठाकुर चला गया था। वह फिर गोबर पाथने लगी, पर उपले टूट टूट जाते। आप ही आप हाथ बंद हो जाते, मगर फिर चौंक कर पाथने लगती, जैसे कहीं दूर से उसके कानों में आवाज आ रही हो। वही दृष्टि, आंखों के केड़ सामने थी। उसमें क्या दूजा था या क्या जादू सा था? क्या मोहिनी थी? उसने अपनी मूक भाषा में कुछ कहा। गंगी ने भी कुछ सुना। क्या कहा यह वह नहीं जानती, पर वह दृष्टि उसकी आंखों में बसी हुई थी। रात को लेटी तब भी वही दृष्टि सामने थी। स्वप्न में भी वही दृष्टि दिखाई दी। फिर कई महीने गुजर गए। एक दिन सभा समय मैकूर द्वार पर बैठे सन काट रहे थे और गंगी बैलों को सानी चला रही थी कि सहसा चिल्ला उठी, दादा, दादा, ठाकुर। मैकू ने सिर उठाया तो द्वार पर गरीब सिंह चला आ रहा था। राम राम हुआ? मैकू ने पूछा। कहाँ गरीब सिंह, पानी पीते जाओ। गरीब आकर एक माची पर बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह बीमार सा जान पड़ता था। मैकू ने कहा, कुछ बीमार थे क्या? गरीब, नहीं तो दादा। मैकू, कुछ मुंह उतरा है क्या? सूद ब्याज की चिंता में पड़ गए? गरीब, तुम्हारे जीते मुझे क्या चिंता है दादा। मैकू, बाकी दे दी ना? गरीब, हाँ दादा, सब बेबाक कर दिया। मैकू ने गंगी से कहा, बेटी जा, कुछ ठाकुर को पानी पीने को ला दे। भैया को कह देना कि चिलम दे जाए। गरीब ने कहा, चिलम रहने दो दादा, मैं नहीं पीता। मैकू, अब की घर ही तमाकू बनी है, सवाद तो देखो, पीते तो हो। गरीब, इतना बेअदब ना बताओ दादा, काका के सामने चिलम नहीं छुई, मैं तुमको उन्हीं की जगह देता हूं। यह कहते कहते उसकी आंख भर आई। मैकू का हृदय भी गद्द सा हो उठा। गंगी हाथ की टोकरी लिए मूर्ति के सामान खड़ी थी। उसकी सारी चेतना, सारी भावना गरीब सिंह की बातों की ओर खिंची हुई थी। उसमें और कुछ सोचने की और कुछ करने की शक्ति ना थी। ओह, कितनी नर्मता है, कितनी सज्जनता, कितना अदब। मैकू ने फिर से कहा, सुना नहीं बेटी, जाकर कुछ पानी पीने को लाओ। गंगी चौंक पड़ी, दौड़ी हुई घर में गई। कटोरा मांजा, उसकी थोड़ी सी राब निकाली, फिर लोटा गिलास मांजकर शरबत बनाया। माँ ने पूछा,
कौन आया है गंगिया? गंगी, वह है ठाकुर गरीब सिंह। दूध तो नहीं है अम्मा, रस में मिला देती। माँ, है क्यों नहीं, हांडी में देख। गंगी ने सारी मलाई उतारकर रस में मिला दी और लोटा गिलास लिए बाहर निकली। ठाकुर ने उसकी ओर देखा। गंगी ने सिर झुका लिया। यह संकोच उसमें कहाँ से आ गया? ठाकुर ने रस पिया और राम राम करके चला गया। मैकू बोला, कितना दुबला हो गया है। गंगी, बीमार है क्या? मैकू, चिंता में है और क्या, अकेला आदमी है, इतनी बड़ी गृहस्थी, क्या करे। गंगी को रात भर नींद नहीं आई। उन्हें कौन सी चिंता है? दादा से कुछ कहा भी तो नहीं। क्यों इतने सकुचाते हैं? चेहरा कैसा पीला पड़ गया है। सवेरे गंगी ने माँ से कहा, गरीब सिंह अब की बहुत दुबले हो गए हैं अम्मा। माँ, अब वह बेफिक्री नहीं है बेटी। बाप के जमाने में खाते थे और खेलते थे, और अब तो गिरस्ती का जंजाल सिर पर पड़ है। गंगी को इस जवाब से संतोष ना हुआ। बाहर जाकर मैकू से बोली, दादा तुमने गरीब सिंह को समझा दिया ना? क्यों इतनी चिंता करते हो? मैकू ने आंखें फाड़ कर देखा और कहा, जा अपना काम कर। गंगी पर मानो वज्रपात हो गया। वह कठोर उत्तर और दादा के मुंह से। हाय, दादा को भी उनका ध्यान नहीं, कोई उसका मित्र नहीं। कौन उन्हें समझाएगा? वह अब की आएंगे तो मैं खुद उन्हें समझाऊंगी। गंगी रोज सोचती वह आते होंगे, पर ठाकुर न आए। फिर होली आई, फिर गांव में फाग होने लगा। रमणियों ने फिर गुलाबी साड़ियां पहनी, फिर रंग दोला गया। मैकू ने भंग, चरस, गांजा मंगवाया। गंगी ने फिर मीठी और नमकीन भंग बनाई। द्वार पर टाट बिछ गया। व्यवहारी लोग आने लगे, मगर कोठार से कोई नहीं आया। शाम हो गई, किसी का पता नहीं। गंगा बेकरार थी, कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। भाई से पूछती, क्या कोठार वाले नहीं आए? भाई कहता, नहीं। दादा से पूछती, भंग तो नहीं बची, कोठार वाले आवेंगे तो क्या पिएंगे? दादा कहते, अब क्या रात में आवेंगे, सामने तो गांव है, आते होते तो दिखाई देते। रात हो गई, पर गंगी को अभी तक आशा लगी हुई थी। वह मंदिर के ऊपर चढ़ गई और कोठार की ओर निगाह दौड़ाई। कोई ना आता था। सहसा उसे उसी सिवानी की ओर आग दहकती दिखाई दी। देखते देखते ज्वाला प्रचंड हो गई। यह क्या, वहां आज होली जल रही है? होली तो कल ही जल गई। कौन जाने वहां पंडितों ने आज होली जलाने की सायत बताई हो। तभी तो वे लोग आज नहीं आए, कल आएंगे। उसने देर आकर मैकू से कहा, दादा कोठार में तो आज होली जली है। मैकू, दत्त पगली, होली सब जगह कल जल गई। गंगी, तुम मानते नहीं हो, मैं मंदिर पर से देख कर आई हूं, होली जल रही है। ना पतियाते हो तो चलो, मैं दिखा दूं। मैकू, अच्छा चल देखूं। मैकू ने गंगी के साथ मंदिर की छत पर आकर देखा। 1 मिनट तक देखते रहे, फिर बिना कुछ बोले नीचे उतर आए। गंगी ने कहा, है होली की नहीं? तुम न मानते थे। मैकू, होली नहीं पगली, चिता है, कोई मर गया है, तभी आज कोठार वाले नहीं आए। गंगी का कलेजा धक से हो गया। इतने में किसी ने नीचे से पुकारा, मैकू महतो, कोठार के गरीब सिंह गुजर गए। मैकू नीचे चले गए।
वह गंगी वहीं स्तब्धित खड़ी रही, कुछ खबर ना रही। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ? मालूम हुआ जैसे गरीब सिंह उस सुदूर चिंता से निकलकर उसकी ओर देख रहा है। वही दृष्टि थी, वही चेहरा। क्या उसे वह भूल सकती थी? उस दिवस से फिर कभी होली देखने कोई नहीं आया। होली हर साल आती थी, हर साल उसी तरह भंग बनती थी, हर साल उसी तरह फाग होता था, हर साल अबीर गुलाल उड़ती थी, पर गंगी के लिए होली सदा के लिए चली गई।